और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने मुंबई में यस बैंक के पूर्व चेयरमैन राणा कपूर के घर पर छापा मारा है और इसी पर और डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी वेबसाइट मनी कंट्रोल के तरुण शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। तरुण, एग्जैक्टली बताइए क्या डिटेल्स हैं, किस केस में ये छापेमारी हुई है और अभी क्या डेवलपमेंट हो रही, क्या अपडेट है अभी तक का? बिल्कुल दीपाली, मैं बताना चाहूंगा कि कल रात करीबन 9 बजे यस बैंक के जो फॉर्मर चेयरमैन है राणा कपूर, उनके यहाँ पे छापेमारी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से की गई थी। और अभी दोपहर में करीबन 15 घंटे की क्वेश्चनिंग के बाद, लगातार 15 घंटे की क्वेश्चनिंग के बाद राणा कपूर को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के मुंबई ऑफिस में लाया गया है। करीबन 12:30 बजे उनको यहाँ पे लाया गया है और अभी उनकी क्वेश्चनिंग चल रही है। ये मामला है डीएचएफएल को लेकर। डीएचएफएल के 2 केसेस यहाँ पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास है। एक है इकबाल मिर्ची और दूसरा यूपी पावर ने जो डीएचएफएल में जो इन्वेस्टमेंट की थी, उनके अनसिक्योर्ड डेट में पैसा लगाया था। तो उसी मामले को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रजिस्टर किया था पीएमएलए के तहत और उसी पे ये कार्रवाई चल रही है। और इसमें जो यस बैंक है उसने डीएचएफएल को करीबन 3,000 करोड़ का लोन दिया था। और देखने की बात यह है कि डीएचएफएल ने भी यस बैंक की जो को प्रमोटर राणा कपूर की जो बेटी हैं, उनकी कंपनी है DOIT, उनको 600 करोड़ का लोन दिया है। तो ये कहीं वापस उस पैसे को साइफन ऑफ करने के लिए तो नहीं दिया गया है। ये एक या लॉन्ड्रिंग यहाँ पे तो नहीं हुई है। इस चीज को अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट चेक कर रहा है और करीबन 15 घंटे की क्वेश्चनिंग के बाद अभी भी क्वेश्चनिंग जारी है। और ये जो सर्चेज हैं, ये उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 दिन तक जारी रहेंगी, क्योंकि जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो देखे जा रहे हैं। उसके बाद उनसे और सवाल जवाब इस पे किया जाएगा। इसमें यस बैंक के साथ कई और कंपनियां भी हैं जिन्होंने डीएचएफएल को लोन दिया था और लोन जो दिया गया उसमें पूरी तरीके से जो प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं किया गया था। इस वजह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है या नहीं, इसके तहत इस पे कार्रवाई कर रहा है। जी शुक्रिया तरुण, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो ईडी की छापेमारी उनके घर पर भी हुई, आज उनसे पूछताछ भी हुई और जो डेवलपमेंट्स इस मामले से जुड़ी होंगी वो आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन इतना जरूरी है कि यस बैंक को बचाने और ग्राहकों का भरोसा कायम रखने के लिए आरबीआई बड़ा कदम उठा सकता है। और moneycontrol.com के मुताबिक यस बैंक को आरबीआई अर्जेंट फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पर 8 से 10,000 करोड़ रुपए दे सकता है। सूत्रों के मुताबिक यस बैंक में नकदी का संकट दूर करने के आरबीआई सेक्शन 17 के तहत यह रकम कर्ज के रूप में दे सकता है। इस रकम पर ब्याज मौजूदा दर से कम वसूला जा सकता है, जिससे बैंक पर भार न आए। और यस बैंक के लिए आरबीआई के रिवाइवल प्लान पर एक कदम चलते हुए आज एसबीआई ने अपना एक्शन प्लान पब्लिक किया। बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यस बैंक के डिपॉजिटर्स को यह भरोसा दिलाया कि उनका पैसा सुरक्षित है। एसबीआई यस बैंक में बतौर निवेशक शामिल होगा और दूसरों को भी शामिल करेगा। उन्होंने बताया कि बैंक के टियर 1 बॉन्ड राइट ऑफ किए जाएंगे। और हमारे सहयोगी यतिन मोहता के सवाल पर एसबीआई चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा, यस बैंक के लिए प्लान मिल चुका है। शुरुआत में 2450 करोड़ का यस बैंक में निवेश करेंगे। बुक्स का अभी काफ़ी सारा रेगुलेटरी स्कैनिंग शुरू है और आप एक तरीके का इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये आरबीआई के डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से हमको पता चला। तो अभी हमको ये नहीं पता कि बैंक को कितना कैपिटल चाहिए। तो आपको क्या लगता है, ये जो 2450 करोड़ का बेस अमाउंट है, उसके अलावा भी बैंक को मेरे हिसाब से कैपिटल की ज़रूरत होगी। तो क्या एसबीआई ये तैयारी कर रही है कि आगे जाके कोई फेजेस में, चाहे वो राइट्स इश्यू हो या फेजेस में इन्वेस्टमेंट रहेगा या एक बुलेट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आपके हिसाब से? कैसे रहेगा वो तो अभी हम लोग तय करेंगे जब हमारी इन्वेस्टमेंट टीम एग्जामिन कर लेगी, उसके बाद ही निर्णय होगा। लेकिन हमारा जो कमिटमेंट है वो इतना काफ़ी है समझने के लिए कि 2450 रुपये तो है, 2450 करोड़ मिनिमम वो तो मिनिमम है, 3 साल के लिए है। उसके बाद कितना होगा या क्या होगा वो निर्भर करेगा। लेकिन जो आरबीआई ने ऑथराइज कैपिटल उस स्कीम में बढ़ाया है, तो उसमें जो अनुमान है या जो वेरियस अनुमान आ रहे हैं कि 18,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, जो कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो मुझे नहीं लगता कि बैंक का कमिटमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 10,000 करोड़ से ज़्यादा होगा। और सर एक आखिरी सवाल, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें 10,000 करोड़ करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर करना पड़ेगा तो हम करेंगे। ठीक है। और एक आखिरी सवाल, आरबीआई के डॉक्यूमेंट में ये दिया गया था कि टियर 1 बॉन्ड्स का राइट डाउन होगा। मैं जो रेटिंग एजेंसीज की रिपोर्ट पढ़ रहा था और काफ़ी एनालिस्ट से मैंने बात की,
तो एक मुझे एनालिस्ट से ये पता चला कि एसबीआई का भी एक्सपोजर है टियर 1 बॉन्ड्स में। टोटल जो क्वांटम है टियर 1 बॉन्ड्स का वो करीब 8,800 करोड़ के हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनीज है और पीएसयू बैंक्स हैं। तो मुझे ये जानना था कि एसबीआई का टोटल एक्सपोजर टियर 1 बॉन्ड्स ऑफ यस बैंक का कितना है, अगर है तो 1 करोड़। केवल एक करोड़ का एक्सपोजर है आउट ऑफ 8,800। सब इन्वेस्टमेंट यही करते हैं, पता है। ओके। और एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे हमारे संवाददाता यतिन मोहता, और इनफैक्ट उन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्या क्रक्स इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का निकला। यतिन, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था और इससे क्या मैसेज निकला है, क्या की टेक अवेज रहे? देखिए, एसबीआई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें से 3 बहुत ही अहम मुद्दे बाहर आए हैं। सबसे पहली बात, और एसबीआई चेयरमैन ने अश्योरेंस दिया है कि येस बैंक के अंदर आपकी जो डिपॉजिट्स हो, आपकी जो पूंजी हो, वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, सेफ है, तो पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल भी हमने देखा जो वित्त मंत्री से स्टेटमेंट आया और आरबीआई से स्टेटमेंट आया, उन्होंने ये कहा है कि डिपॉजिटर्स को अभी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लिमिट्स लगाई गई हैं, लेकिन बहुत जल्दी वहाँ रिविजन होने के आसार हैं। सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुआ है वो 30 दिन की अवधि के लिए अपॉइंट हुआ है, और ये अवधि तक जो लिमिट डिपॉजिट्स की विड्रॉल पे दी गई है वो है 50,000 रुपये। और आगे चलते एसबीआई चेयरमैन का ये कहना था, जैसे ही निवेश आता है, जैसे ही पूंजी आती है, आरबीआई की स्पेशल विंडो से फंड्स आते हैं, वैसे ही ये लिमिट्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे येस बैंक से निकाल पाएंगे। तीसरी सबसे अहम बात जो एसबीआई चेयरमैन ने कही निवेश के बारे में, उन्होंने ये कहा कि 2450 करोड़ रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो एसबीआई ला सकता है। ये इन्वेस्टमेंट जैसे ही और ज़रूरत पड़ेगा फ्यूचर में, तो 10,000 करोड़ तक एसबीआई को ये लिमिट और प्रावधान दिया गया है एसबीआई की ड्राफ्ट स्कीम से कि ये 10,000 करोड़ तक का निवेश कर सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल जो एसबीआई चेयरमैन की बॉडी लैंग्वेज से समझ रहा था, 2450 करोड़ रुपए का मिनिमम कमिटमेंट होगा, और दूसरे निवेशक हैं, चाहे वो एलआईसी हो या दूसरी प्राइवेट बैंक्स हों, वो जो है आरबीआई के साथ चर्चा करने के बाद ही ये डिसीजन ले पाएंगे कि निवेश किस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से एसबीआई चेयरमैन ने 2 बातें बहुत साफ कर दी हैं। निवेश एसबीआई की तरफ से होने वाला है 2450 करोड़ रुपए का मिनिमम साइड पे, और दूसरी बात, डिपॉजिटर्स को कोई तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं है फॉर द टाइम बीइंग। शुक्रिया रतन, ये डिटेल्स बताने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब मंडे का सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा जब आरबीआई के पास एसबीआई अपने कमेंट्स सौंपेगा, और अगले हफ्ते भी जो डेवलपमेंट्स होगी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी येस बैंक और एसबीआई दोनों के हिसाब से। लेकिन सरकार ने येस बैंक संकट के समाधान का रोड मैप पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने खुद सामने आकर पूरा प्लान लोगों के सामने रखा और ये भरोसा दिया कि लोगों का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। मोरेटोरियम पीरियड यानी 3 अप्रैल तक जो मामला है वो सुलटा लिया जाएगा। प्लान के मुताबिक येस बैंक का पुनर्गठन किया जाएगा और येस बैंक के रिवाइवल का जिम्मा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सौंपा गया है। बैंक को कैपिटल मिलेगा और एसबीआई बैंक में 49% तक इक्विटी खरीदेगा। रिस्ट्रक्चरिंग के बाद येस बैंक में नए बोर्ड का गठन होगा जिसमें एसबीआई और आरबीआई के सदस्य भी होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भरोसा दिलाया है कि येस बैंक में डिपॉजिटर्स का पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। Whilst our government is completely committed to ensure that the depositors' interest is completely safeguarded, equally I want the RBI to ensure that due process of law is set to roll with a sense of urgency so that we should find out as to who led to this problem. और अब बात करेंगे कोरोना वायरस से जुड़ी अपडेट की। जन औषधि दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को कोरोना वायरस से जुड़े अफवाहों से बचने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि लोगों को हाथ मिलाने के बजाय दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करने की आदत डालनी चाहिए। मैं समझता हूं इसमें आपकी और हमारी, हम सबकी सतर्कता बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास कुशल डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भी है, संसाधन भी है और जागरूक आप जैसे अनेक नागरिक भी। हमें बस अपनी सावधानियों में कोई
कमी नहीं आने देनी चाहिए। और भारत में कोरोना के कुल 31 मामले हो गए हैं। वहीं जम्मू में 2 संदिग्ध मामले मिले हैं जिनका टेस्ट हो रहा है। सरकार मान रही है कि इन दोनों मामलों में के कंफर्म होने की आशंका ज्यादा है, इसलिए जम्मू और सांबा जिलों में स्कूल 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। वहीं कोरोना को लेकर सभी एहतियात बरते जा रहे हैं। होली मिलन वाले कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। तो वहीं सरकार ने चेतावनी दी है कि मास्क और सैनिटाइजर के जमाखोरों पर कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं डीजीसीए ने सभी पायलट और केबिन क्रू के लिए ब्रेड एनालाइजर टेस्ट में बदलाव किया है और इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में होने वाला IAFA अवार्ड को भी रोक दिया गया है। और दिल्ली NCR में कोरोना के खिलाफ जंग को नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की सोसाइटीज ने गंभीरता से लिया है। रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन और अपार्टमेंट फेडरेशन ने अपने स्तर पर जागरूकता और सावधानी के कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। देखिए दीपाली नंदा की ये स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना वायरस से निपटने और इसके खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन या अपार्टमेंट फेडरेशन अपने स्तर पर क्या कुछ कर रही है, इसका जायजा लेने के लिए मैं सबसे पहले आई हूं नोएडा सेक्टर 50 में बनी हुई सोसाइटी में। यहां पर हम देखते हैं कि क्या कुछ तैयारी की जा रही है, जो नेबर्स हैं उन्हें किस तरह से जानकारी दी जा रही है एहतियात बरतने के लिए। चलिए। नोएडा सेक्टर 50 की स्टेलर किंग्स कोर्ट सोसाइटी में एंट्री गेट पर ही आपको पता चल जाएगा कि लोग यहां कोरोना को लेकर कितने जागरूक हैं। सोसाइटी के गार्ड्स तक ने मास्क पहन रखे हैं। सोसाइटी के अंदर भी रेजिडेंट्स को मास्क बांटे जा रहे हैं। घर घर जाकर लोगों को कोरोना वायरस से बचाव और एहतियात के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। इस तरह के जो हैंड सैनिटाइजर है वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं, यानी कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो पहले यहाँ पर आए, लिफ्ट में चढ़ने से पहले अपने हाथों को इस तरह से सैनिटाइज करें। और जब आप एक बार लिफ्ट पे आ जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर भी एक और हैंड सैनिटाइजर की मशीन लगाई गई है, यानी कि अगर किसी वजह से आप बाहर नहीं अपने हाथों को सैनिटाइज कर पाते हैं, लिफ्ट के अंदर आकर यहाँ पर भी आप सैनिटाइज कर सकते हैं। न सिर्फ सोसाइटी के लोगों को बल्कि जो वर्कर या फिर घरेलू नौकर मौजूद हैं, उन्हें भी मास्क पहनने और हाथों की सफाई के बारे में बताया जा रहा है। जब हम सोसाइटी से बाहर निकले तो देखा कि कुछ महिलाएं पेड़ की टहनियां चुन रही थीं। पास जाकर देखा तो पता चला कि ये गिलोई है, जो इम्यूनिटी बढ़ाने और फ्लू या वायरस से निपटने के लिए कारगर नुस्खा भी माना जाता है। गिलोई के पानी, इसको उबाल के पानी इसके पीने से काफ़ी बीमारियां ठीक होती हैं और आगे कोरोना वायरस के लिए तो ये बहुत ही लाभदायक होगा। जनरल प्रिकॉशंस लोग ले रहे हैं। बट दिस गिलोई इज फेमस सिंस द स्वाइन फ्लू फीवर, so that time people used to take it. कोरोना से बचाव के लिए इस बार सोसाइटीज होली मिलन के प्रोग्राम भी कैंसिल कर रही हैं। सादे तरीके से होली मनाने पर जोर दिया जा रहा है। इस समय अहम मुद्दा है कोरोना का। कई जगह पूल भर दिए जाते हैं, उसमें वो हमने मना कर दिया है और रेन डांसेस भी बंद कर दिए गए हैं। ज्यादातर सोसाइटीज में अब इसी तरह की तैयारी शुरू की जा चुकी है। जाहिर तौर पर सरकार के साथ व्यक्तिगत तौर पर भी ये सावधानियां बरतना कोरोना जैसे वायरस से आपको दूर रख सकती हैं। दीपाली नंदा, नोएडा। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। और मोबाइल फोन और रेडीमेड गारमेंट्स और महंगे हो सकते हैं। सरकार ऐसे कई आइटम्स की जीएसटी दरों के स्ट्रक्चर में बदलाव कर सकती है। इस खबर पर और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी हैं भी मौजूद। आलोक, बताइए एग्जैक्टली क्या अपडेट है और किन किन आइटम्स पर जीएसटी दर बढ़ सकती है? आने वाले दिनों में मोबाइल फोन्स और रेडीमेड गारमेंट्स महंगे हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे करीब 1 दर्जन आइटम्स हैं जिनके कंपोनेंट या रॉ मटेरियल पर जीएसटी दर तो ज़्यादा है, लेकिन फिनिश्ड प्रोडक्ट पर जीएसटी दर कम है। इसकी वजह से सरकार को इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का खामियाजा भुगतना पड़ता है। नतीजतन सरकार को करीब सालाना 25,000 करोड़ रुपया आईटीसी के मद में रिफंड देना पड़ता है। अब सरकार इस एनोमली को दूर करना चाहती है और आने वाली 14 तारीख को जो जीएसटी की काउंसिल की बैठक होने वाली है, उसमें इन सभी दरों को ठीक किया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि कुछ आइटम्स पर जीएसटी दर बढ़ सकते हैं, साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स हैं उस पर जीएसटी की दरों को घटाया जा सकता है। इससे फायदा होगा कि सरकार को जो 25,000 करोड़ रुपया सालाना आईटीसी के तहत देना पड़ता है वो बच जाएगा। इससे सरकार की एक तरह से स्थिति सुधरेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा। साथ ही साथ ऐसे करीब 1 दर्जन और आइटम है जिसमें इंक, फर्टिलाइजर, इन्वर्टर, तमाम ऐसे आइटम्स हैं जिनमें इस तरह की दिक्कतें आती हैं।
तो अब आने वाले दिनों में सरकार अगर ये ठीक कर देती है तो सरकार को रेवेन्यू भी बढ़ेगा और इस तरह की जो दिक्कतें आती हैं वो भी नहीं आएंगी। जी शुक्रिया आलो की डिटेल्स बताने के लिए। तो कई ऐसे कंपोनेंट्स हैं जहां पर जीएसटी दर भी 12% इसको बढ़ाकर 18% किया जा सकता है। और आगे बढ़ेंगे, पेट्रोलियम कंपनी बीपीसीएल में विनिवेश के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार ने बीपीसीएल के जरिए ईओआई जारी कर दिया है और आने वाले 2 मई तक ईओआई सबमिट किए जा सकते हैं। बीपीसीएल बिडिंग में हिस्सा लेने वाली कंपनी के पास कम से कम $10 बिलियन का नेटवर्थ की अनिवार्यता होगी। वहीं एक कंपनी के अलावा कंसोर्शियम भी बिडिंग प्रोसेस का हिस्सा हो सकता है। इसके लिए कंसोर्शियम के सदस्य के पास मिनिमम $1 बिलियन का नेटवर्थ होना चाहिए। साथ ही कंसोर्शियम में लीड मेंबर की हिस्सेदारी कम से कम 40% होनी चाहिए। कंसोर्शियम में एक से ज्यादा लीड मेंबर नहीं हो सकते हैं। कंसोर्शियम के सदस्य किसी दूसरे कंसोर्शियम का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। और महाराष्ट्र सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सपरिवार अयोध्या पहुंच गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार करीब 4 बजे उद्धव ठाकरे रामलला के दर्शन करेंगे, लेकिन कोरोना वायरस की गंभीरता को देखते हुए वे सरयू तट पर आरती के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। और कोरोना वायरस की वजह से बाजार में आई गिरावट, निवेश का अच्छा मौका है। कोटक महिंद्रा एएमसी के नीलेश शाह का मानना है कि चीन में दिक्कतों का फायदा भारत उठा सकता है। निवेश के लिहाज से उन्हें टेक्सटाइल केमिकल सेक्टर अच्छे लगते हैं। कुछ कंपनीज ऐसी है जैसे टेक्सटाइल्स में हुई, केमिकल्स में हुई, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हुई, जो चाइनीज़ कंपटीशन के सामने यहाँ पे अपने माल को बेच नहीं पा रही थी। अब चाइनीज़ कंपटीशन कम होगी तो उन्हें अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ाने की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दूसरे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं जो यहाँ पे लोगों को कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, लाइटिंग, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ये सब सप्लाई करते थे। अब वही कंपनी उन्हें ग्लोबली सप्लाई चेन में पार्ट बनाना चाहती है। और इलारा कैपिटल के बीसीओ सीईओ राज भट्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के चीन से सप्लाई रुकने का फायदा भारत को होगा। दुनिया के देश सप्लाई के लिए भारत की तरफ देखेंगे। India will be the beneficiary of the supply chain bottleneck because we will see because the shortage of this supply chain, breakdown supply chain means people will look for alternative markets, and India is the second largest market where they can source this material from. Second, people also will think about why put all eggs in one basket. Right now they have only China is the main source of supply. So people will think medium to longer term setting up shops in India so that they have some kind of de-risking themselves from the single market exposure. Maybe over a period of next few months, we will see a lot of interest in India. I personally feel that India will gain from the coronavirus. और सोने की कीमतें चढ़ी हुई है, लिहाजा सोने की खरीदारी कम हो गई है। जिन्हें शादी ब्याह जैसे मौकों के लिए सोना खरीदना पड़ रहा है वो भी पुराना सोना बदल कर ले रहे हैं, ना कि नकद देकर सोना खरीद रहे हैं। अहमदाबाद हो या फिर देश का कोई दूसरा शहर, इन दिनों ज्वेलरी के शोरूम्स का यही हाल है। सोने की कीमतें बढ़ने के बाद अब इन शोरूम्स में इक्का दुक्का ग्राहक ही दिखते हैं और इनमें भी ज़्यादातर शादी ब्याह की खरीदारी के लिए आते हैं और महंगा सोना खरीदने की जगह पुराना सोना बदलने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। इन फ्यूचर आने वाले दिनों के लिए लोगों ने जो खरीदारी थोड़ी बहुत जो भी करते हैं उसमें ज़्यादातर सामने अपना पुराना गहना सोना ही एक्सचेंज करा रहे हैं, विच इज़ मोर देन 80%। मानो कि कोई 100 ग्राम लेने आया तो उसमें 80 ग्राम से ज़्यादा वो सोना ही एक्सचेंज कर रहे हैं, ताकि उनको ये नए रेट से, ये बढ़े हुए रेट से, लगभग अभी 44,000 के जितना रेट चल रहा है तो उस रेट से लोगों को अभी नहीं लेना है। बेटी की शादी के लिए गहने खरीदने आई वर्षा बेन भी अपने पुराने गहने बेचकर नए गहने ले रही हैं। असल में सोने की कीमतों ने शादी ब्याह वाले परिवार का बजट बिगाड़ दिया है। बिल्कुल नए लेने में पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। जो हमारे पास है पुराने ऐसे भी नहीं अच्छे लगते थे, नई डिज़ाइन चाहिए बच्चों को, तो ये देख के मैंने जब नया सोचा तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और उसमें क्या है कि एक तो बिल्कुल नई फैशन का मुझे मिलता है, तो लगन बेटी भी खुश हो गई, उसकी शादी में उसको नया मिला। सोने की इस बड़ी कीमतों के बीच अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कॉरपोरेट ज्वेलर हो या ऑर्गेनाइज बड़े प्लेयर्स हो,
अपने मेकिंग चार्ज में 10 से लेकर 40% तक की डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। लेकिन इनका ये भी कहना है कि बड़े डिस्काउंट के लालच में ग्राहक ऐसे अनऑर्गेनाइज प्लेयर के वहाँ न चले जाए जहाँ पर इनके साथ सोने की प्योरिटी को लेके कोई छेड़छाड़ हो। मनीष देसाई, अहमदाबाद। और फोक्सवैगन ने टिगुआन ऑल स्पेस एसयूवी लॉन्च कर दी है। ये गाड़ी पहले से मौजूद टिगुआ का 7 सीटर वर्जन है, लेकिन टिगुआ ऑल स्पेस को एमक्यूबी प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इसी वजह से टिगुआ के मुकाबले इसका व्हील स्पेस 110 मिलीमीटर ज्यादा लंबा है। 4 राइड मोड के साथ सेफ्टी के लिए इसमें 7 एयरबैग, एबीएस और ईबीडी हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स मौजूद हैं। फोक्सवैगन टिगुआ ऑल स्पेस की कीमत 33,12,000 रुपए है और इसका सीधा मुकाबला फोर्ड एंडेवर और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों से है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सिंधी से आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।